आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक चर के द्विघात समीकरण या जिसको कि वर्ग समीकरण कहा जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले बाकी के जो दो चैप्टर है हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसका रिवीजन हो चुका है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो रिवीजन चल रहा है इसमें आगे के भी हम चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को आप ऑल पे रखिएगा, जिससे कि अभी आगे आने वाले जो रिवीजन वीडियो है वो आपको टाइम से मिल जाएगा। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वर्ग समीकरण या जिसको कि कहा जाता है द्विघात समीकरण। तो हम देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, उसमें लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इसका मानक रूप क्या होता है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। मानक रूप होता है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। यहाँ से आपके खालिस्तान के क्वेश्चन बनते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, खालिस्तान। ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज होता है कि इसमें मूलों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो मूलों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पर हम देखते हैं अधिकतम संख्या जो चर राशि x आया हुआ है उस चर राशि x की घात है यहाँ पर अधिकतम घात 2। तो जो चर राशि की मैक्सिमम घात होती है हमारे पास वहां पर x के उतने मान मैक्सिमम मिलते हैं। तो मूलों की अधिकतम संख्या, उस x के मान को ही मूल कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर घात 2 है यानी यहाँ पर मूलों की अधिकतम संख्या जो है हमको 2 मिल जाएगी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है जो साथ साथ में किस तरीके से आते जाते हैं हम चैप्टर में जैसे जैसे आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करते जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि यदि आपको वर्ग समीकरण दिया गया है तो उस वर्ग समीकरण में मूलों का योग और मूलों का गुणन क्या होता है। तो मूलों का योग यदि इसके मूल को हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करेंगे तो अल्फा धन बीटा का मान होता है -b/a। आपको ऐसा वर्ग समीकरण दिया जाएगा और उस वर्ग समीकरण से हमको a, b और c की वैल्यू को कंपेयर करके लिखना है और मूलों का योग -b/a। ये फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। और सेकंड इसमें आपको याद रखना है मूलों का गुणन। तो मूलों के गुणन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसके क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो इसमें यदि मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यदि मान लो मूलों का योग और मूलों का गुणन दोनों दिया हुआ है और आपको ये पूछा जाए कि वर्ग समीकरण क्या होता है ये बताइए, तो इसका भी हम फॉर्मूला अभी लिख लेते हैं। वर्ग समीकरण के लिए सूत्र होता है, यदि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम है या अल्फा और बीटा मालूम है, तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये तीसरा फॉर्मूला है। यहाँ से इन तीनों फॉर्मूले से हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपको वर्ग समीकरण दे दिया जाएगा, मूलों का योग निकालिए, मूलों का गुणन निकालिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन यदि अल्फा और बीटा दे दिया गया है तो बताइए कि वर्ग समीकरण कैसा होगा या वर्ग समीकरण क्या होगा। तो इसके क्वेश्चन अभी हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग व गुणन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमको एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले आप वर्ग समीकरण को लिख लीजिए 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ये इस तरीके से आपको स्टेप लिखना है, तुलना करने पर। उसके बाद हम देखेंगे x वर्ग के साथ यहाँ a का गुणा है, यहाँ पर x वर्ग के साथ में 3 का गुणा है यानी a का मान आपको मिल जाएगा 3 के बराबर। यहाँ पर x का जो गुणांक है वो b है और यहाँ x का गुणांक जो है वो -5 है और अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद का मान है 2। तो a, b और c की वैल्यू लिखते समय आप इसमें चिन्हों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर b की वैल्यू क्या आया था, माइनस का आया था, तो चिन्ह को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको a, b और c ये तीनों मिल गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूलों का योग और
और मूलों का गुणन। तो हम ऐसा लिखेंगे, मूलों का योग, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू रख दीजिए, माइनस बी का मान है फिर से -5 और ए का मान है 3, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 5/3। ये एक आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेकेंड उसने पूछा है मूलों का गुणन, तो मूलों का गुणन इसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 2 और a की वैल्यू है 3, तो ये आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गया 2/3, ये आपका सेकेंड आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो वर्ग समीकरण दिया जाएगा उस वर्ग समीकरण में आप उसे मानक वर्ग समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे और वहां से a का मान, b का मान और c का मान समीकरण से कंपेयर करके आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मूलों का योग बराबर ऋण b बटे a मान रखेंगे और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान c बटे a और यहाँ से a b c की वैल्यू को यहाँ पर रखना है। सिर्फ इतना ही काम करना है और आपको यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इक्वेशन चेंज हो सकता है, जैसे इसी में आपको एक और इक्वेशन इसमें दिया हुआ है कि 3x² प्लस 7x प्लस 1 = 0। इसमें मूलों का योग और गुणन ज्ञात कीजिए। लिखने की स्टेप बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। इसको सबसे पहले आप मानक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे, तो a का मान आपको 3 मिल जाएगा, b का मान 7 मिल जाएगा, c का मान 1 मिल जाएगा। आपको मूलों का योग पूछा है, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला है -b अपॉन a, वैल्यू रखेंगे -7/3। मूलों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c अपॉन a, ये हो जाएगा c का मान है 1 और a का मान है 3। बहुत आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं योग और गुणन के लिए। अब हम देखते हैं कि यदि आपको वर्ग समीकरण की मूल मालूम है तो आप वर्ग समीकरण को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक ऐसा वर्ग समीकरण बताइए, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 3 और 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 8 जो है वर्ग समीकरण के मूल दिया हुआ है, यानी अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान 8 है। हमें क्या ज्ञात करने कहा गया है, वर्ग समीकरण। तो हम यहाँ पर वर्ग समीकरण का फॉर्मूला लिखेंगे। वर्ग समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। वैल्यू रख दीजिए, x² माइनस अल्फा का मान है 3 प्लस बीटा का मान है 8, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 3 इंटू बीटा का मान है 8 = 0। देन x² माइनस ये हो जाएगा 11x प्लस 24 = 0। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है क्या दिया जाएगा, आपको मूल दिए जाएंगे, उस मूल को आप एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको दे दिया जाएगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। इसमें आपको ऐसा दिया जा सकता है, मूलों का योग अगर आपको दे दिया गया है और मूलों का गुणन दे दिया है, मूलों का गुणन, ये दोनों चीजें मालूम है तो फिर वर्ग समीकरण को किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, मूलों का योगफल दिया है -4 और मूलों का गुणनफल दिया है -12, तो वर्ग समीकरण बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग समीकरण के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे। वर्ग समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। तो ये जो मूलों का योग है वास्तव में क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। मूलों का गुणन यानी किसकी वैल्यू है, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, योगफल का मान उसने डायरेक्ट दे दिया है -4। ध्यान रखेंगे जहां कहीं पे माइनस वाली संख्या आती है आपको ब्रैकेट यूज करना है, वरना गलती हो जाती है ना। फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है -12, फिर से ब्रैकेट यूज करेंगे = 0। x² माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4x प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई
12 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्ग समीकरण तैयार करते हैं। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको मूल दिया हुआ है तो वर्ग समीकरण बनाइए, तो अल्फा बीटा आपको दिया रहेगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणन ये दे दिया है उसने, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसको प्लस करके दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। योगफल और गुणनफल दिया है, मतलब आपको ये प्लस करके और मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, और सिर्फ मूल कहता है मतलब आपको यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति ये हमको पता चलता है इसमें विविक्त कर, या जिसको कि कहते हैं हम विभेदक। तो यहाँ पे आपको विविक्त कर या विभेदक, ये विविक्त कर या इसी को कहा जाता है विभेदक, ठीक है। आपके पास एग्जाम में इस तरीके से नाम आ सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है बी वर्ग ऋण 4ac। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप लोग। ये विविक्त कर डिसाइड करता है कि आपको जो वर्ग समीकरण दिया जाएगा उस वर्ग समीकरण के मूल कैसे होंगे। मूल वास्तविक होंगे, यदि वो वास्तविक है तो दोनों मूल बराबर है या दोनों मूल अलग अलग है, और यदि वो वास्तविक नहीं है तो फिर क्या होंगे, वो काल्पनिक होंगे। तो तीन सिचुएशन होती है। जो डी आपको यहाँ पर मान रखने से जो संख्या प्राप्त होगी, जो अंक प्राप्त होगा, वो जो है हो सकता है कि वो ऋणात्मक होगा, वो धनात्मक होगा, या वो 0 होगा। यदि डी का मान, ध्यान रखेंगे, यदि डी का मान धनात्मक हो गया, यदि ये धनात्मक है, धनात्मक का मतलब डी का मान बड़ा है 0 से, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसमें जो है वो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं, वास्तविक तथा अलग अलग। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अलग अलग। दो मूल आपको दोनों अलग अलग मिलेगा। सेकेंड कंडीशन हो सकता है कि डी की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाए 0 से, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो डी की वैल्यू यदि 0 हो जाती है, ऐसा लिखते हैं इसको, डी इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो वास्तविक तो होंगे, लेकिन दोनों मूल जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एक ही मूल आपको 2 बार मिलने वाला है, सेम सेम वही नंबर रहेगा। और थर्ड कंडीशन हो सकती है कि डी का मान जो है वो ऋणात्मक आ जाता है। तो ऋणात्मक का मतलब होता है कि ये छोटा हो जाएगा 0 से, तो उस कंडीशन में मूल काल्पनिक होंगे, यानी हम मूल को ज्ञात नहीं कर सकते, वो एक काल्पनिक संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से आपके जो है 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 नंबर से तो थोड़ा ज्यादा का आएगा, तो 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक वर्ग समीकरण दिया जाएगा, तो उस वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है बताइए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। या फिर ऐसा दे सकता है कि एक वर्ग समीकरण दिया जाएगा, उसमें विभेदक या विविक्त करके मान को ज्ञात कीजिए। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला 3x² माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पर मैं सेकंड ये वाला क्वेश्चन लेती हूँ, 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, विभेदक ज्ञात कीजिए। लिखने का तरीका देखिए, एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप इसे लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपको दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर इससे हम तुलना करते हैं तो a का मान हमें मिल जा रहा है 2 के बराबर, ये b का मान हमें मिल रहा है 5 के बराबर, है ना, चिन्हों का ध्यान रखेंगे, और c का मान मिल रहा है 5 के बराबर। क्या ज्ञात करना है हमें, विभेदक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभेदक, जिसको कि d से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है b वर्ग ऋण 4ac बराबर, b का मान रखेंगे 5 की घात 2 ऋण 4, a का मान रखेंगे 2, c का मान रखेंगे 5। 5 की घात 2 यानी 25 ऋण 5 दूनी 10, 10 चौक 40, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है ऋण 15। यदि क्वेश्चन में कहता है विभेदक ज्ञात कीजिए, तो विभेदक का मान ऋण 15, यहाँ तक आप इसको छोड़ेंगे।
या यदि आपको क्वेश्चन में कहता है कि इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि किस तरीके की प्रकृति है, तो आप क्या कहेंगे कि ये ऋण में निशान आया है, तो आप यहाँ पर अगर मूलों की प्रकृति पूछा तो कैसी संख्या है ये? ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक है, तो इसलिए इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो इस टाइप के आपके पास जो है क्वेश्चन आते हैं। एक समीकरण दिया जाएगा, उस समीकरण में सबसे पहले तो आप इसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे और ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए, बी, सी की वैल्यू निकालने के बाद विभेदक के लिए फॉर्मूला होता है बी वर्ग ऋण 4ac, वहां मान रखेंगे। मान रखने के बाद आप देखेंगे कि वो ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। यदि धनात्मक होता है तो आप इसको, ये तीनों चीजें आप हमेशा इसको नोट करके रखिए अपनी कॉपी में कि यदि डी का मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, यदि 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और यदि वो ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव में आता है, तब हम कहेंगे यहाँ पर मूल काल्पनिक है। ये वाला क्वेश्चन में आया था, कैसा हुआ था? ये माइनस में आया था, तो हमको आंसर क्या लिखना है कि इसके मूल जो है वो काल्पनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ग समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति बताइए। वही क्वेश्चन है, सेम अभी हम लोग सॉल्व किए थे इसको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, दिया है आपको जो इक्वेशन दिया है उसको लिखते हैं, x² - 5x + 6 = 0। फिर इसके नीचे लिखेंगे हम मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। यहां से हम इसको तुलना करते हैं तो हमें a का मान मिल जाएगा। देखिए x वर्ग के साथ क्या गुणा है? कोई भी गुणा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है 1 गुणा है, तो a का मान हो गया 1। b का मान जो x के साथ गुणा होता है वो b होता है, ऋण 5 हो गया। c का मान है 6। हमें क्या कहता है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कौन डिसाइड करता है? मूलों की प्रकृति डिसाइड करता है विविक्तकर, या जिसको की कहा जाता है विभेदक। तो विविक्तकर डी का मान लिखते हैं b वर्ग ऋण 4ac, वैल्यू रखें ऋण 5 की घात 2 ऋण 4 गुणा 1 गुणा 6। abc की वैल्यू रखें ऋण की घात 2। अगर ऋण की घात सम संख्या है, हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी ऋण वाली संख्या की घात में यदि सम संख्या आता है तो हमेशा धन का चिन्ह देगा, और यदि उसकी घात में विषम संख्या आता है तो वो ऋण का चिन्ह देता है। तो ऋण की घात सम है यानी वो धन में आ जाएगा। 5 पंचे 25 हो गया, 6 चौक 24। कितना आया? ये 1। तो ये जो 1 आया है कैसी संख्या है? ये धनात्मक संख्या है। तो हमें इसकी प्रकृति पूछा था, तो ये धनात्मक है, इसलिए हम क्या लेंगे? इसलिए हमको लिखना है इसके जो मूल है, मूल वास्तविक तो होंगे और साथ ही साथ में ये तथा अलग अलग मिलेंगे। 2 अलग अलग मूल आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ग समीकरण को हल करने की विधियां क्या क्या होती हैं। वर्ग समीकरण को हल करना यानी कि उसके मूल ज्ञात करना। तो वर्ग समीकरण को हल करने के लिए जो इस साल हमारे सिलेबस में है वो 2 विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि और दूसरा है सूत्र विधि। गुणनखंड विधि और दूसरा हमको सूत्र विधि, ये दोनों विधियां करनी है। गुणनखंड विधि के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, और पहला वाला जो चैप्टर था जिसमें बहुपद वाला जो टॉपिक था उसमें भी गुणनखंड विधि आया हुआ था, तो उसी के जैसा है। सूत्र विधि आप लोगों के लिए नया है। इसके अलावा एक और विधि होती है जिसको कि पूर्ण वर्ग विधि कहा जाता है। तो इस साल जो कोर्स में कटौती की गई है तो पूर्ण वर्ग विधि को हटा दिया गया है। तो इस साल के सिलेबस में सिर्फ गुणनखंड विधि और सूत्र विधि को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होता है। बहुत डिटेल से यदि आपको इसको पढ़ना है तो 10th क्लास के जो सिलेबस आपके बने हुए हैं ना, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 10वीं क्लास का आपको वर्ग समीकरण का टॉपिक मिलेगा। तो वहां पे गुणनखंड विधि को बहुत डिटेल से पहले जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है तो प्ले लिस्ट से पुरानी वीडियो आप निकालेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो गुणनखंड विधि के लिए हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 6x² + 7x + 2 = 0। इसको जो है हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से
हल कीजिए। इसके प्रोसेस को देखिए क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको समीकरण दिया है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि वो घटते क्रम में है या नहीं है। जो x की जो चर राशि है उसकी जो घात है वो हमेशा यहाँ पर घटते क्रम में आपको दिखाई देनी चाहिए। ओके, दूसरा चीज क्या करना है आपको, शुरू वाली और आखिरी वाली को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 6 दूनी 12, और कैसा चिन्ह आ रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, धन 12 आ रहा है, धन 12 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो बीच वाली संख्या है उस बीच वाली संख्या को आपको ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने से तो बीच वाली संख्या रहे लेकिन गुणा करने से 12 आएगा। धन आ रहा है इसलिए हम सोच रहे हैं जोड़ने से आना चाहिए। यही संख्या यदि ऋण में आता तो हम ऐसी दो संख्याएं सोचते जिसको घटाने से बीच वाली संख्या आएगी। ये अंतर आप हमेशा ध्यान रखेंगे गुणनखंड विधि के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसी दो संख्याएं हम लेना चाहते हैं जिसको जोड़ने से तो 7 मिलेगा लेकिन गुणा करने से 12 मिलेगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो हो जाएंगी 4 और 3। किस तरीके से संख्याएं ज्ञात की जाती हैं ये वीडियो में बना हुआ है। जो वर्ग समीकरण का हमारा टॉपिक है वहां से आप बिल्कुल देखिए उसको, तो बहुत अच्छे से आप समझेंगे, है ना। तो 4 और 3 ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ के देखिए 7 मिलता है। गुणा करने से क्या मिलता है, 7। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिल गया। यानी इस 7 को हम 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6x की घात 2। इसके सामने धन का निशान है तो यहाँ पर धन लगाएंगे। 4 और 3 ये दोनों संख्या में हमारा ये टूट गया। बाहर x लिखे और धन 2 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x की घात 2 धन, ये हो जाएगा 4x धन 3x धन 2 बराबर 0। इसके बाद में आपको 2 की जोड़ी बनानी है। पहली जोड़ी से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x तो दोनों के पास निकल जाएगा, ये 6 है और ये 4 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग दे सकती है, वो आपको देखना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो 6 और 4 दोनों 2 से भाग जा सकते हैं तो 2 बाहर निकाल दिए। 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ पर बचा 3। x की घात 2 था, एक बार x निकाल चुके, एक बार x और बचा। 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 2, x तो निकल चुका, इसका ब्रैकेट खत्म। यहाँ पे पहुंचते हैं, सामने प्लस का निशान है, प्लस लगा दिए। दोनों के पास हम देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलने वाला है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो आप 1 निकालिए। 3x + 2 = 0। हम देख रहे हैं कि दोनों के पास ब्रैकेट में 2x + 3 आया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3x + 2, ठीक है, ये बाहर निकाल दिए। दूसरा ब्रैकेट लेंगे जिसमें इन दोनों को लिखना है, 2x + 1 = 0। तो यहाँ तक जो है हम गुणनखंड कर चुके। गुणनखंड करने के बाद हमारा काम क्या है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए, यानी इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो ये दो गुणनखंड का जो गुणा है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि 3x + 2 की वैल्यू 0 है या 2x + 1 की वैल्यू 0 है। इन दोनों में से कम एक की वैल्यू 0 होगी, तभी इसका गुणा जो है वो 0 हो सकता है, या तो दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x की वैल्यू -2, पक्षांतर किए हैं, देन x की वैल्यू हो जाएगा -2/3। इसको सॉल्व करें तो 2x की वैल्यू हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो आपको x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं। x का एक मान मिल रहा है -2/3 और दूसरा मान मिल रहा है -1/2। ये कहलाते हैं इसके मूल। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मूल होते हैं वो लास्ट में जो x के जो दो मान मिलते हैं वो उसके मूल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं गुणनखंड विधि से। एक क्वेश्चन यहाँ पर है 9x² - 3x - 2 = 0। इसको गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। ध्यान दीजिए क्या क्या प्रोसेस है। शुरू वाले को आखिरी वाले से पहले गुणा करते हैं तो 9 दूनी होता है 18। ये माइनस में है, ये प्लस में है, मतलब आपको -18 मिलने वाला है। अब बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटिए। क्योंकि माइनस का निशान आया है इसलिए हम ऐसी दो संख्याएं सोचते हैं जिसको घटाने से बीच वाली संख्या मिलेगी। अभी दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर समझ में आएगा। इसके पहले में हम क्या किए थे, पॉजिटिव आया था तो ऐसी दो संख्याएं लिए थे जिसको जोड़ने से बीच वाली संख्या आती थी। निगेटिव आया है
ऐसी दो संख्याएं सोचेंगे जिससे घटाने से बीच वाली संख्या मिल जाएगी और गुणा करने से 18 आता है। तो हमको कौन कौन सी संख्याएं मिलेगी, यहाँ पर मिल जाएगा 6 और 3। 6 और 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 को, तो 3 मिल जाएगा। 6 और 3 को गुणा करेंगे तो 18 मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बीच में कौन सा चिन्ह आया हुआ है, माइनस का चिन्ह आया है। तो माइनस आया है तो बड़ी संख्या को माइनस देंगे, छोटी संख्या को प्लस देंगे। ये नियम होता है लिखने का। तो यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया हमारा 9x² माइनस, इस 3 को हम तोड़ दिए हैं, किसमें तोड़े हैं, -6 + 3 में। ये माइनस बाहर था तो माइनस, इसको बाहर को प्लस रखिए, हम तोड़े हैं -6 + 3 में। ठीक है, बाहर में प्लस का ही निशान दीजिए, या तो एक ही स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन होगा। तो ये x हो गया, -2 = 0। ब्रैकेट ओपन करो, 9x² - 6x + 3x -2 = 0। आप चाहें तो ये वाला स्टेप जो है डायरेक्ट यहाँ पर आप आ सकते हैं, इसको यदि नहीं लिखना है ना। हमने दो संख्याएं ली थी -6 और 3, तो ये इसको आप -6x + 3x ऐसा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद का प्रोसेस सेम है, दो की जोड़ी बनाएंगे, ये 2 की जोड़ी बनी, इन दोनों की जोड़ी बनी। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो निकल ही जाएगा, ये 9 है, ये 6 है, दोनों से 3 बाहर निकलेगा ना, 3 दोनों को भाग दे सकता है। 3 × 9, एक बार x और बचा, माइनस का निशान है, 3 दूनी 6 प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकला तो 1 कॉमन निकालेंगे, 3x - 2 = 0। दोनों के पास 3x - 2 आया हुआ है तो एक बार हम लिखेंगे 3x - 2, इन दोनों से हम ये कॉमन निकाल दिए। इसके पास क्या बचेगा, 3x बचा, इसके पास बचा +1 = 0। इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब कम से कम उसमें से एक जो है वो शून्य होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x - 2 की वैल्यू 0 होगा, या 3x + 1 की वैल्यू 0 होगा। x की वैल्यू चाहिए, 3x = -2, पक्षांतर होगा, +2 बनेगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। ये गुणा है तो भाग में चेंज हो गया, ये एक आंसर आया। यहाँ से देखें 3x की वैल्यू +1 है, पक्षांतर होगा तो -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ये गुणा था तो भाग में चला गया, ये इसका दूसरा आंसर हुआ। तो हमें x के 2 मान मिल रहे हैं, यानी इस वर्ग समीकरण के 2 हल हैं, एक तो है 2/3 और एक है ऋण 1/3। ये इसके दोनों हल कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूत्र विधि या श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हम वर्ग समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये पहले आप जो है एक क्वेश्चन से भी इसको समझते जाएं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² + 7x - 2 = 0। इसे हमें सॉल्व करना है सूत्र विधि से। सूत्र विधि को और क्या कहा जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। ये भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को दिया हुआ था। तो इस सूत्र में क्या करना है, पहले फॉर्मूला देखें। अगर आपके पास वर्ग समीकरण है ax⁴ धन bx धन c = 0, तो उस कंडीशन में वर्ग समीकरण का आंसर होता है -b ± -b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सूत्र विधि का सूत्र होता है। ऋण b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac/2a। ध्यान रखेंगे ये जो बटे है वो पूरे की नीचे लाइन लिखना है आपको, सिर्फ आधा नहीं करना है, जो बटे का निशान है वो पूरे में आएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं, वर्ग समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको इस यहाँ पर इक्वेशन दिया है, हम यहाँ पर लिखेंगे मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a का मान क्या दिखाई दे रहा है, x वर्ग का गुणांक 9, b का मान 7, c का मान ऋण 2। फॉर्मूला लिखते हैं, x = ऋण b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे में लिखेंगे 2a। वैल्यू देखेंगे abc का, ऋण b का मान है 7 धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग यानी 7 का वर्ग ऋण 4ac, a का मान है 9,
सी का मान है ऋण 2, ऋण का निशान है, कोष्टक यूज करेंगे, पूरे के बटे में आएगा 2 गुणा a का मान है 9, ये है x का मान। x बराबर ऋण 7 धन ऋण वर्गमूल, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, ऋण और ऋण का गुणा होता है धन, पूरे के बटे में आएगा 9 दूनी 18। देन x बराबर ऋण 7 धन ऋण वर्गमूल, इसको जोड़ेंगे 9 और 2 11 बचा 1, 7 4 11 और 1 12 बटे 18। देन x बराबर ऋण 7 धन ऋण वर्गमूल में आया है 121, 121 का वर्गमूल होता है 11, 11 11 में 121 बटे 18। अब देखिए जहां तक सॉल्व हो सकता था कर चुके। उसके बाद हमारे सामने दो कंडीशन है, ऋण का निशान है और धन का निशान है, तो दोनों को आपको बारी बारी से लेना है। एक बार हम लेंगे यहाँ पर धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर ऋण 7, ये जो धन और ऋण दोनों आया था उसमें से हमको सिर्फ धन को लेना है, 11 बटे 18, ये हो जाएगा 7 4 11 होता है तो 4 बटे 18 हुआ, 2 दूनी 4, 2 नी 18 यानी कि 2 बटे 9, ये एक आंसर है। दूसरी बार में हम लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर ये x बराबर हो जाएगा ऋण 7 ऋण 11 बटे 18, धन ऋण में से आपको ऋण वाले को यहाँ पर लिखना है, ये हो जाएगा ऋण 18 बटे 18, 18 और 18 कट जाएगा, ये ऋण बचा, तो आपको सेकेंड आंसर मिल रहा है ऋण 1। तो आपको यहाँ पर x के दो आंसर मिल रहे हैं, एक तो है 2 बटे 9 और एक होता है ऋण 1। तो ये सूत्र विधि कहलाता है। सूत्र विधि की सहायता से आपको जब वर्ग समीकरण को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप मानक समीकरण से तुलना करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करके आपको a, b और c की वैल्यू लिखना है। यहाँ पर वैल्यू लिखते समय आप चिन्हों का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है, माइनस प्लस क्या है आप इसको ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले में सावधानी से आप मान रखेंगे, जहां कहीं भी माइनस का निशान आता है तो हमेशा आप ब्रैकेट यूज करें, अगर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो आप बाद में खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आपसे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जहां माइनस का निशान आ रहा है तो ब्रैकेट यूज करेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वे सारे टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप इसकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।